भारत माता के इस वीर सपूत ने देश की सीमाओं पर बहुत ही कठिन समय था, तब उस बर्फीली पहाड़ियों पर भी दुश्मनों से मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि की रक्षा की। तब इस क्षेत्र की जनता भी और देश प्रेमी भी और इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी उनकी इस कुर्बानी को सलाम करने के लिए, सैल्यूट करने के लिए हम लोग भी बरसात के इस मौसम की पीड़ा को झेलेंगे और इस कार्यक्रम को करेंगे और उनको श्रद्धांजलि देने उपस्थित होंगे। मैं इस मिट्टी को, बीबीपुर की मिट्टी को, इस बीबीपुर की मिट्टी को 4 पंक्ति के शेर के साथ इसकी अजमत को सलाम करना चाहता हूं। यहाँ के फूल में जो ताजगी है, रौनक है, किसी चमन के मुकद्दर में आ नहीं सकती। और ये सरजमी है बहादुर वतन परस्तों की, यहाँ की खाक को हर खाक पा नहीं सकती, यहाँ की खाक को हर खाक पा नहीं सकती। हमारे राजीव राय जी बोल रहे थे, प्रसंग था, और हम अपनी नौजवान पीढ़ी से कहना चाहते हैं इस अवसर पर, मौसम खराब है, बारिश शुरू हो उससे पहले मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि जो नौजवान अपने इतिहास का ज्ञान नहीं रखते, उनको आगे भविष्य में अपने मार्ग पर चलने के लिए कहीं से रोशनी नहीं मिलती, कहीं उनके अंदर संकल्प का जज्बा पैदा नहीं होता। इसलिए उस इतिहास को जानो। कौन थे ब्रिगेडियर उस्मान? जिस चौखट पे हम बैठे हैं, खड़े हैं, ये उनका घर है, ये उनका बरामदा है, ये उनका दरवाजा है, ये उनका हाता है। इसी प्रांगण में पैदा हुए, यही पले बढ़े। उनके पिता श्री मोहम्मद फारूक साहब ब्रिटिश हुकूमत के दौर में, जब पूरे बनारस में मात्र एक कोतवाली हुआ करती थी, पूरे बनारस की एक कोतवाली, तब वो मलदहिया के कोतवाल हुआ करते थे, कोतवाली के, और 11 साल तक रहे और अपनी बहादुरी के लिए। और उस समय बनारस जैसी जगह पर जब दोनों तरह की ताकतें लगातार देश में नफरत का माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी, एक तरफ मुस्लिम लीग, दूसरी तरफ हिंदू महासभा, तब ब्रिगेडियर उस्मान साहब के पिताश्री का, उनका परिश्रम, उनकी मेहनत, ये कारनामा कि 11 साल में एक भी दंगा पूरे बनारस जनपद में नहीं हुआ था। ये उनको ब्रिटिश शासन ने खान बहादुर की उपाधि दी थी। ये इतिहास बोल रहा हूं, कि विदंती नहीं बता रहा हूं। खान बहादुर की उपाधि शासन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने में। और याद रखिएगा 1947 और 1948 का वो जमाना याद कीजिएगा, जब देश की आज जो कटता हम आप देख रहे हैं राजू भाई, इससे 10 गुना ज्यादा नफरत का माहौल था इस देश में। 10 गुना ज्यादा नफरत का माहौल था। नफरत के माहौल की प्रकाष्ठा थी कि भारत मां टुकड़ों में बढ़ गई। एक नया राष्ट्र पाकिस्तान के नाम से, जो 14 अगस्त को अंग्रेजों ने, ब्रिटिश हुकूमत ने उसे आजादी दी, और दूसरा राष्ट्र भारत, जिसमें आज हम आप एक आजाद भारत में जी रहे हैं और सांस ले रहे हैं। कैसा माहौल था जब मजहब की बुनियाद पर देश का बंटवारा हो रहा है। तब ब्रिगेडियर उस्मान साहब उस वक्त इंडियन आर्मी में मात्र 5 ऑफिसर थे जो सीधे कमीशन से, कमांड से आए थे। उसमें जनरल करियप्पा थे, उसमें आपके देश के वो सेना का ऑफिसर जिसे जनरल मानिक शाह, जो बाद में फील्ड मार्शल की भी उपाधि दी गई, जिनके नेतृत्व में बांग्लादेश के विरुद्ध लड़ाई लड़ी गई थी, और भारत ने एक नए राष्ट्र को वजूद में ला करके बांग्लादेश एक नया अस्तित्व इस दुनिया में, एक नया राष्ट्र दिया था। मात्र 5 ऑफिसर में एक ऑफिसर, वो ब्रिगेडियर उस्मान। ये ब्रिगेडियर उस्मान 50वीं पैराशूट ब्रिगेड के कमांडर थे। 50वीं पैराशूट ब्रिगेड, और ये 50वीं पैराशूट ब्रिगेड बलोच रेजिमेंट में थी।
देश जब बटा तो पंजाब भी बट गया आधा आधा, बंगाल भी बट गया आधा आधा, हैदराबाद बटा आधा आधा, लेकिन पूरा का पूरा बलूचिस्तान चला गया पाकिस्तान में के हिस्से में। ब्रिगेडियर उस्मान साहब के पास विकल्प नहीं, खुला विकल्प था। पूरा बलूचिस्तान पाकिस्तान के खाते में, अब बलोच रेजिमेंट का कमांडर, लेकिन रिजाइन लिख दिया बलोच रेजिमेंट को और ज्वाइन किया इंडियन आर्मी को। मोहम्मद अली जिन्ना, जिनके जीवन का यही मकसद था कि हम एक अलग राष्ट्र की स्थापना कर दें, वो अपने इस मकसद में तो सफल हुए, लेकिन उनका दूसरा सबसे बड़ा मकसद था कि इस जांबाज बहादुर को वो पाकिस्तान की आर्मी का पहला जनरल बना दे। इसके लिए उन्होंने प्रस्तावित किया। ये 15 अगस्त 1947 से लेकर 20 अगस्त 1947 के बीच में जब दिल्ली में सेनाएं बट रही थी, अधिकारी बांटे जा रहे थे, था क्या मेरे पास 3 ठो जहाज था। जब अंग्रेजों ने देश को आजाद डिक्लेयर किया, क्या था जो बचता, लेकिन जो था बंटवारा तो बंटवारा है, बंटवारा हुआ। ब्रिगेडियर उस्मान के सामने बहुत बड़ा प्रस्ताव था, मोहम्मद अली जिन्ना का प्रस्ताव, सेना का जनरल बनो, पाकिस्तान का पहला जनरल बनिए। ठुकरा दिया और ये कह करके ठुकराया कि मैंने हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लिया है और मरने के बाद भी इसी मिट्टी में दफन होना मैं अपने लिए फख्र की बात समझूंगा। निराश हुए। आपको याद होगा, थोड़ा सा इतिहास बता दें, नहीं समझ में आता है बहुत से लोगों को कि क्या है कश्मीर, क्या है नौशेरा और कहां है झांगर घाटी। समस्या क्या थी? सीमाएं तो हैं, जंग तो होती रहती है। नहीं, इस बात पर ध्यान रखिएगा कि कश्मीर आपका नहीं था, कश्मीर भारत का नहीं था। कश्मीर एक अलग रियासत थी, उसके राजा का नाम था हरि सिंह, डॉक्टर हरि सिंह। पाकिस्तान एक मुल्क था, हिंदुस्तान एक देश था, तो कश्मीर भी अलग एक रियासत, एक देश था। महात्मा गांधी गए थे राजी करने के लिए कि आप हिंदुस्तान के साथ मिलकर रहिए। मोहम्मद अली जिन्ना भी गया था डॉक्टर हरि सिंह के पास कि आप हमसे मिलकर रहिए। उन्होंने पाकिस्तान को भी ठुकराया, हिंदुस्तान को भी ठुकरा दिया। उस समय 700 से अधिक छोटी छोटी रियासतें थी। जब बहुत सी रियासतों के लिए आह्वान किया आजादी हासिल करने के बाद कि सब मिलकर के एक राष्ट्र बने, एक देश तो टूट रहा है, लेकिन जो बची हुई रियासतें हैं ये सब मिलकर के एक राष्ट्र बन जाए, इसमें कठिनाइयां भी आई, बाधाएं आई। बहुत लंबी हो जाएगी बात, उतना नहीं जाऊंगा, लेकिन मोटे तौर पे सोच लीजिए, हैदराबाद के निजाम ने मना कर दिया और कश्मीर के राजा हरि सिंह ने मना कर दिया। बाकी रियासतों ने खुद को टेढ़ा बेढ़ा हुआ। हम आभार प्रकट करेंगे उस भारत मां के वीर सपूत को जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से दुनिया जानती है। वो गृह मंत्री हुआ करते थे। कहीं पंडित नेहरू गए किसी रियासत को मनाने, कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल गए, कहीं महात्मा गांधी गए, कहीं अब्दुल कलाम आजाद साहब गए, और कोशिश हुई ज्यादातर रियासतें भारत के साथ समाहित होकर के एक मजबूत राष्ट्र के रूप में अपना अस्तित्व कायम करने के लिए सहमत हुए। लेकिन जब हैदराबाद ने ना कर दिया, तब भारत की सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम हर हाल में हैदराबाद को अपने साथ लाएंगे। आपको, हमारे नौजवानों को जो इतिहास के होंगे उन्हीं को पता होगा, हैदराबाद अपनी मर्जी से नहीं आया था, फौजी चढ़ाई हुई थी। हमारी फौजें निजाम की फौजों से लड़ी और एक लड़ाई के बाद जीत हासिल करके जब हम हैदराबाद को अपनी तरफ मिला रहे थे,
उसी समय पाकिस्तान ने अपने लिए गनीमत मौका समझा। उसने कहा हैदराबाद का निजाम नहीं माना तो भारत ने फौजी कार्रवाई करके ले लिया। तो राजा हरि सिंह नहीं मानता है कश्मीर का, तो इसको हम फौजी कार्रवाई करके ले लें। और तब कबायलियों ने और पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर पर चढ़ाई की 22 दिसंबर 1947 और 22 दिसंबर 1947 को चढ़ाई करके कोई हैसियत नहीं थी राजा हरि सिंह की पाकिस्तान की सेना का मुकाबला कर पाने की। 16 घंटे में उसने ज्यादातर हिस्सों में अपनी फौजें राउंड दिया था। ये जो देवी का दरबार है जहां दर्शन करने जाते हैं हम, वैष्णो देवी, ये वैष्णो देवी से लगाए ये पूरा जम्मू का इलाका, ये झांगर घाटी, ये नौशेरा घाटी, ये सब का सब पाकिस्तान की फौजें घुस चुकी थी। तब राजा हरि सिंह भाग के आए और दिल्ली में आकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री वजीर आजम नेहरू जी के सामने समर्पण किया और लिख के दिया कि आज के बाद हमारा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन के रहेगा, भारत की फौजें भेजी जाए कश्मीर को बचाने के लिए। बहुत कठिन समस्या थी। एक घुस के बैठ गया है और एक भेजा जा रहा कि जाओ इसको बचाओ। जो पहली सेना भेजी गई कश्मीर बचाने के लिए, उस सेना का नेतृत्व दिया गया इस वीर ब्रिगेडियर उस्मान को, जिसने कश्मीर में पहली पैराशूट ब्रिगेड किसी सीमा से नहीं उड़े थे। दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट जो शहर में है, इसी से वो पैराशूट ब्रिगेड उड़ी। और ये लोग जब पहुंचे कश्मीर तो इन्हें ये भी नहीं पता था कि ये जम्मू का जो एयरपोर्ट है ये राजा हरि सिंह की फौज के कब्जे में है या पाकिस्तान आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया। याद कीजिए 24-25 दिसंबर की वो कड़कड़ाती रात, जब बर्फ से सिर्फ सफेद पहाड़ियां दिखाई दे रही थी और भारत मां के वीर सपूतों ने अपने जाबाज नायक के नेतृत्व में पैराशूट से एयरपोर्ट पे नहीं उतरे, पैराशूट पे पहाड़ियों में उतरे और उतरने के बाद अपने हथियार संभाले। सामने दुश्मन था, लड़ाई शुरू हुई और ये लड़ाई कोई एक दिन नहीं लड़ी गई। पहुंच गए थे 26 दिसंबर को और शहीद हुए हैं 3 जुलाई को। कभी सोचिएगा 3 जुलाई और 26 दिसंबर, ये 6 महीना और 1 सप्ताह का समय। सबसे पहली सौगंध लिया ब्रिगेडियर उस्मान ने। सेना में ब्रिगेडियर का बड़ा मुकाम होता है, ब्रिगेडियर कैंप में बैठता है और उसके आदर कमांडर ले जाते हैं सैनिकों तक। लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान ने जब विपरीत परिस्थितियां देखी थी तो उन्होंने एक सौगंध खाई थी और वो सौगंध ये थी कि जब तक झांगर पर कब्जा नहीं कर लेंगे, जब तक हम पलंग पर रात का विश्राम नहीं करेंगे। अपने जाबाज सिपाहियों के साथ उसी झाड़ी में, उसी बर्फ की चट्टानों पर उसी तरह रात बिताएंगे और लड़ेंगे। लड़ाई होती रही, पूरी ताकत झोंक दिया पाकिस्तान ने नौशेरा को बचाने के लिए झांगर पर, जिस पर उनका कब्जा था। लेकिन एक लंबे संघर्षों के बाद बहुत नुकसान उठाना पड़ा पाकिस्तान को और फिर झांगर घाटी पर भारतीय सेना का कब्जा हुआ। फिर नौशेरा घाटी अभी चढ़ाई नहीं हुई थी, तब पहली बार ऐसा दुनिया में हुआ होगा किसी देश ने किसी दूसरे देश के फौजी अधिकारी के लिए पुरस्कार रखा हो। 1948 में 50,000 रुपए का पुरस्कार ब्रिगेडियर उस्मान को मार डालने वाले बहादुर को दिया जाएगा, यह ऐलान किया पाकिस्तान ने। और उसके बावजूद अपनी सेना को लेकर के पाकिस्तान से लड़ते रहे। जनरल करियप्पा साहब, भारतीय सेना के जनरल, खुद गए मोर्चे पे। उन्होंने ब्रिगेडियर उस्मान को बुला के अलग बात की और उनसे कहा, मुबारकबाद दिया, एक फतह हो चुकी थी झांगर घाटी की। कहा कि मुझे एक तोहफा तुमसे चाहिए। अब कान में ले जाके उन्होंने जो भी कहा
उन्होंने कहा मुझे चंद दिनों का अवसर दीजिए, और चंद दिनों के बाद वो नौशेरा घाटी जो आज भी भारतीय सेना के लिए शान का सबसे बड़ा प्रतीक है, कश्मीर का वो बॉर्डर, वो नौशेरा घाटी पर भारतीय सेना ने रात में चढ़ाई की। बहुत ही भीषण युद्ध हुआ और उस युद्ध में नौशेरा घाटी पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया। सामरिक दृष्टि से सबसे महत्व का स्थान था नौशेरा घाटी, और आज भी नौशेरा और झांगर भारत के पास है, आज भी है। अपने जवानों को खड़े होकर खिताब कर रहे थे, मौत सबको आनी है। मौत अगर सारा देश हमारी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है, अगर हमने अपने देश के मान सम्मान के लिए अपनी सीमाओं को बचा लिया, तो ये देश हमारे मौत पर भी नाश करेगा। और वही हुआ। भागती हुई पाकिस्तानी सेना ने हथगोले फेंकना शुरू किया। उनकी मशीन गनों में गोली की जगह हथगोले डाल करके फेंकने वाली जो गने थी, उसमें से एक गोला जहां खड़े होकर वो भाषण दे रहे थे, शरीर के ऊपर ही आ गया और उनका शरीर चिथड़ा हो गया। वो गिर गए, शहीद हो गए। मरणोपरांत उनकी वीरता के लिए भारतीय सेना ने उन्हें महावीर चक्र दिया। और आज सच्चाई ये है, शर्म आती है यहां खड़े होकर कहते हुए कि हमारा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव का मकसद क्या है? हमारे पत्रकार बंधु हैं। अमृत महोत्सव का मकसद है, जिसने देश की आजादी की लड़ाई में या देश की सीमाओं की रक्षा में अपना बलिदान दिया है, उन महान विभूतियों का सम्मान किया जाएगा, उन्हें याद किया जाएगा और उनकी स्मृति में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये भी एक कार्यक्रम है, ये उसी चौखट का कार्यक्रम है, ये ब्रिगेडियर उस्मान की हवेली का कार्यक्रम है। लेकिन आप देख लीजिए, अगर पूछेंगे तो इनको न तिथि याद होगी उनके शहादत की, लेकिन सुनो, ये सिर्फ राजू भाई आपके मऊ जनपद और घोसी तहसील का मामला है। मैं आज कह रहा हूं दावे से, अपने अपने गूगल में लगा के देख लो, आज की तिथि में दिल्ली में जामिया की कब्रगाह में जहां ब्रिगेडियर उस्मान साहब दफन है, आज की तिथि में 3 जुलाई में भारतीय सेना के तीनों जनरलों ने अपने फूल का गुलदस्ता चढ़ा करके सब उनको श्रद्धांजलि दिया है। इंडिया गेट पर श्रद्धांजलि दिया, हमारे रक्षा मंत्री की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन हमारे मऊ जनपद में, हमारे घोसी गांव में इतनी बेहिसी है, शर्म आनी चाहिए और शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसी व्यवस्था का संचालन करने वाले अधिकारियों को, नेताओं को। भाई किसी से तो हो सकता है तुम्हें, जिनका अपना इतिहास नहीं होता, मैंने तो यही देखा है, जिनका अपना इतिहास नहीं होता वो दूसरों के इतिहास से जलते हैं और नफरत करते हैं। आप बता रहे थे इतिहास, लेकिन मैं तो यही देख रहा हूं, एक आदमी उंगली कटाने वाला नहीं है और वो आज मालिक बने बैठे हैं। वो कौन सी राष्ट्रभक्ति है जो देश की सीमाओं पर बलिदान देने वालों को सैल्यूट देने में भी अपना अपमान समझती है और अपने आप को राष्ट्रभक्त कहती है। अब धीरे धीरे जनता जाग चुकी है इस देश की, और आज अभी पिछले दिनों जो लोकतंत्र का महापर्व और जिस महापर्व में जो परिवर्तन दिखाई दिया है, वो तो एक झांकी था, एक झांकी है, जिस झांकी में दोनों पैरों पर खड़ी एक मजबूत सरकार को घुटने के बल कर दिया। आज वो घुटने के बल है, खड़े होने के लिए बैसाखी लगेगी। कल पार्लियामेंट का दृश्य जिसने देखा होगा, कल साबित कर दिया कि कौन पप्पू है और कौन गप्पू है ये भारत की संसद में। इंडिया गठबंधन के लोगों ने बड़े ही मजबूती के साथ, पार्लियामेंट में तो अब इस तरह की स्थिति है, इस मंच को मैं पॉलिटिकल मंच नहीं बनाना चाहता, ना उस पर कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन मुझे दर्द इसका जरूर है कि जो लोग सत्ता और व्यवस्था में हैं, इस महान विभूति के चरणों में भी
वो 2 फूल नहीं चढ़ा सकते, तो उनका दिल कितना काला है, कितना मैला है और कितनी नफरत है उनके दिल में, किसी को पता होना चाहिए। दुनिया को पता है। ये लड़का WHO में काम करता है, जो यहां अभी बोल रहा था। उसने कहा कि अमेरिका में मुझसे कहा गया ब्रिगेडियर उस्मान को जानते हो, लेकिन घोसी में लोग नहीं जानते, आपके तहसील में, आपके जनपद में लोग नहीं जानते ब्रिगेडियर उस्मान को। क्या है, शहीदों को भी जाति और धर्म के मजहब की दीवार में और लकीरों में बांटोगे और देशभक्त बनोगे। तुम्हारी देशभक्ति को और तुम्हारा नकली धर्म का प्रेम देश की जनता समझ चुकी है। लोग कहते थे, अब तो ये पढ़ दिया माननीय अखिलेश यादव ने। लोग पूछे कि अवधेश प्रसाद कैसे जीत के आ गए। उन्होंने कहा, होइए हुए जो राम रुचि राखा। तो वो जीत के गए तो राम की ही कृपा से जीत के गए, अयोध्या नगरी से जीत के गए। या तो तुम कहो कि नहीं, उनकी कृपा नहीं थी और जीत गए। हम तो मानते हैं कि उनकी कृपा से जीत के गए। अब इनको शर्म आती है, उस सामने बगल में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेके बैठ जाते हैं, तो 100 कोड़ा मार दीजिए जैसा कष्ट होगा, उतना कष्ट इनको अकेले अवधेश प्रसाद का चेहरा देखने से। जनता जग चुकी है। गाली बकते हैं लोग अयोध्या के लोगों को, उस कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता को, लेकिन जनता जग चुकी है। कहा जाता था 400 के पार, और जनता ने घुटनों के बल कर। यही है अहंकार का यही है अंजाम। हम लोग आज भारत माता के उस वीर सपूत को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं, इसलिए ज्यादा उन सवालों पर नहीं जाना चाहते हैं। एक सवाल छोड़ना चाहते हैं, मौका मिलेगा तो पार्लियामेंट में पूछ लीजिएगा राजू भाई, रामाशंकर भाई, पूछ लीजिएगा और कह दीजिएगा मोदी जी से कि 2-4 को जरूर वफादार मत कहो, लेकिन तमाम कौम को गद्दार मत कहो। 2-4 को जरूर वफादार मत कहो, लेकिन तमाम कौम को गद्दार मत कहो। हम तुमसे पूछते हैं, वो इंसान कौन थे, अब्दुल हमीद कौन थे और उस्मान कौन? ये कौन है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर के मातृभूमि की रक्षा की? तुम्हारी तरह जबानी लफाजी करने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए देश के हित में होगा, राष्ट्र के हित में होगा कि ऐसे लोगों को जो कभी धर्म की आड़ लेकर, कभी राष्ट्रभक्ति की आड़ लेकर के जनता को धोखा देते हैं, गुमराह करते हैं। आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सारे कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए जो समाज में नफरत का जहर खोलते हैं, ऐसे लोगों से जनता को सजग होना पड़ेगा। और याद रखिएगा, जब देश बट गया था नफरत की आग में, देश बटा था मजहब की आड़ में, तब भी नहीं बटा था ये वीर आपका। और इसने कहा था, हम मातृभूमि के लिए मर करके इसमें दफन होना भी स्वीकार करेंगे। इसलिए इस बहादुर को एक दिन हम लोगों को थोड़ा सा धूप में या थोड़ा सा बरसात में अगर भीगना भी पड़े, कष्ट उठाना भी पड़े, हम आपके बहुत आभारी हैं। कार्यक्रम तो हजारों और लाखों में भी बोलने को मिलता है, लेकिन आज हम जानते हैं वो लोग आए हैं जो ब्रिगेडियर उस्मान को प्रेम करते हैं, उनकी शहादत को श्रद्धांजलि देने आने वाले लोग हैं। हम आपको सलूट करते हैं और कहते हैं कि अपने ही हीरो को याद कीजिएगा, अपने अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना जगाइए, लेकिन नफरत का दिया जलाने वालों को अपने से दूर भगाइए। इसी अपील के साथ, इसी गुजारिश के साथ